गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एस्टेट टीजीटी साइंस 2022 का सॉल्यूशन। यानी कि 2022 के टीजीटी साइंस एग्जाम में जितने भी फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल आया हुआ है, जो भी कंटेंट आया हुआ है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये लेक्चर अटेंड करना है और फर्दर आपने इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कंडीशन गिवन है, हमको ना प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस पे? स्विमर पे। जो स्विमर स्विम कर रहा है एक लेक के बॉटम पे। अब मान लीजिए ये लेक है, ये इसकी अपर मोस्ट लेयर है, यहां पे वो स्विमर है जो इसमें स्विम कर रहा है। ये इसकी पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट किया। अब अपर लेयर के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्विमर की डेप्थ है वो है 10 मीटर, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि जो लेक की अपर मोस्ट सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर बिलो। अब यहां पे ना हमको प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो P है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब बॉटम पे यानी कि 10 मीटर बिलो लेक के जो टोटल प्रेशर एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? अपर मोस्ट लेयर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है P नोट, तो P नोट एग्जिस्ट करेगा, प्लस एडिशनली इस डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर है, मान लीजिए उसको ना हम P डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो प्रेशर किसकी वजह से होगा? वो फ्लूइड की वजह से होगा जो इसके अंदर लिक्विड है। अब लिक्विड की वजह से एक ना फाइनाइट डेप्थ पे प्रेशर का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? इज इक्वल टू P नोट प्लस ये एग्जिस्ट करता है H यानी कि डेप्थ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रेशर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो टोटल प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पास्कल के अंदर है, प्लस H का मतलब है ये डेप्थ अपर मोस्ट लेयर के रिस्पेक्ट में ये जो स्विमर है वो कितनी डेप्थ पे है? 10 मीटर बिलो, इनटू में डेंसिटी। डेंसिटी उस लिक्विड की कंसीडर करनी पड़ेगी जिसके अंदर स्विमर मूव कर रहा है, और वो लिक्विड कौन सा? वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है? 1.05 इंटू 10⁵ प्लस, इसको सोल्व करते हैं हम, 98 इंटू 10⁻3। अब यहां पे अगर आप ना इनको ऐड करना चाहते हो तो इनको जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहां पे आप ना 10⁵ इंट्रोड्यूस कर लीजिए इसको 100 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 0.98 इंटू 10⁵, 1.05 इंटू 10⁵। इसको आप फर्दर सोल्व करते हो, इसको ऐड करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, ये बन जाएगा 13 और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁵, और ये जो आपका आएगा ये आएगा पास्कल के अंदर। अगर आप इसको ना कंसीडर करते हो एटमॉस्फेयर में, अब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बॉडी की ना मोशन के बारे में बताया हुआ है। मोशन के दौरान क्या हुआ, एक बॉडी ने अपनी हाफ जो वेलोसिटी है, अपनी हाफ वेलोसिटी लॉस कर दी जब वो बॉडी किसके अंदर एंटर की? एक वुडन ब्लॉक के अंदर। जब एक बॉडी यानी कि जिसका साइज स्मॉल, आप ना इसको कंसीडर कर सकते हो, वो बॉडी क्या हो सकती है? एक ना बुलेट हो सकती है। वो बुलेट जब एक ना वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, 3 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में कितनी रह जाएगी? 50% रह जाएगी।
देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइनली जब वो बुलेट है उस ब्लॉक के अंदर ना रेस्ट पे आ जाएगी। अब ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा जितने टाइम के बाद वो बुलेट स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होने तक क्या फाइंड आउट करना है कि वो उस बॉक्स के अंदर ना कितना मैक्सिमम पेनिट्रेट कर सकती है। अब इसको आप एक ना डायग्राम से समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करें, एक ब्लॉक है उसकी तरफ एक ना बुलेट अप्रोच कर रही है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में जो कंडीशन बताई हुई है कि जब इनिशियली वो ना उसका जो पेनिट्रेशन कितना है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनली 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद उसकी वेलोसिटी को अगर आप ना रिप्रेजेंट करो, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी को आप ना v1 से एक्सप्रेस करते हो या सिंपल v से भी कर सकते हो, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u का 50%, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। अब इस गिवन डाटा के बेस पे हमको ना हम उसकी एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगी तब हम क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है u, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी उसकी बच जाएगी 50%। सो यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी को हमने v का नाम दिया हुआ है और वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी का 50% है, यानी कि u डिवाइडेड बाई 2, इसका कर दोगे आप स्क्वायर, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है बेसिकली यहाँ पे, और जो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहां से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो इसको लेफ्ट हैंड से सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 यू स्क्वायर माइनस में 4 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 6a इज इक्वल टू माइनस में 3 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब आप देख रहे हो जो एक्सेलरेशन है वो ना इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। दूसरी बात, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का ना टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा, जैसे हमको सिचुएशन गिवन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमको ये फाइंड आउट करना कि वो कितना और पेनिट्रेट करेगा रेस्ट पे आने से पहले। अब इसमें हम फर्दर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं क्योंकि डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना है। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ना वेलोसिटी भी इन्वॉल्व और डिस्प्लेसमेंट भी इन्वॉल्व है, वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए इसको आप ना v1 से एक्सप्रेस कर रहे हो क्योंकि v सिंबल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी इन्होंने बोला कि वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा। माइनस में इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच किया था, u के साथ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप यहां से देखोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है, 4 सेंटीमीटर। ये इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में टोटल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर तो वो ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका था, तो फर्दर नेक्स्ट उसके बाद कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ना 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है इसमें, आपने जो यहाँ पे ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया हुआ है उसमें हमने ना इनिशियल कंडीशन का यूज किया और फाइनल कंडीशन का यूज किया हुआ है। अब जो इंटरमीडिएट जो उसकी वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी का 50% रह गई थी, अगर आप उसकी वैल्यू को यूज करते हो ना इस इक्वेशन में v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तब आपको ना डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर का आंसर मिल जाएगा। वो आपने ट्राई करके देखना है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में आप ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी पता तो वहां से भी आप ना इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो और उसको फाइनल जो उसकी वेलोसिटी है उन सभी डाटा को यूज करके आप रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आपने ट्राई करना है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमने जो
इनिशियल वेलोसिटी u का यूज किया हुआ है, आपने यहाँ पे इस वेलोसिटी का यूज करना है u डिवाइडेड बाई 2, फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपने ये इसको सेकंड मेथड से ट्राई जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 50 ओम, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 0.5 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो मैक्सिमम कितने करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, 0.5 मिली एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। जैसा कि हम जानते हैं एक गैल्वेनोमीटर को आप ना वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर से जब आपको वोल्ट मीटर डिजाइन करना हो तब हम उसको ना गैल्वेनोमीटर के साथ ना सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ना रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और अगर आप उसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तब उसको उसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक ना शंट रिक्वायर्ड होगा। शंट का मतलब है ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अब ये सिचुएशन देखते हैं, ये आपको गैल्वेनोमीटर गिवन है, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने एक ना मान लीजिए आर वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और ये जो टोटल आपका सर्किट है वोल्ट मीटर की रेंज आपको दे रखी है 10 वोल्ट। अब जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे और मान लीजिए पूरे सर्किट से जो फ्लो होने वाला करंट है वो आई एम्पियर है। अब जब दो इंस्ट्रूमेंट ना सीरीज में कनेक्ट हो तो उनसे ना जो करंट है वो सेम फ्लो करता है, तो जो आई एम्पियर करंट है यही गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और यही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से पास करेगा। एक हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना करंट यहां पे पास करेगा, जो टोटल करंट होगा सर्किट का वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस जो इसके साथ ना हम ना सीरीज में यूज करेंगे। हमको यहां से ना रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, G प्लस आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जितना भी करंट यहां से पास होता है तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट माइनस में रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 10 वोल्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि ये जो मैक्सिमम करंट है ये इनिशियली ना गैल्वेनोमीटर के साथ एसोसिएटेड था। आपको ना इसका बुक के अंदर सिंबल IG के नाम से भी शो हो सकता है, आप इसका सिंबल IG भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो करंट है ये इनिशियली गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा था। कितना इस करंट की वैल्यू, 0.5 मिली एम्पियर। सो देखिए 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन आपको, उसका रेजिस्टेंस आपको 50 गिवन है। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इसका डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा ओवरऑल 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵, और एक तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस में 50 स्टिल इज इक्वल टू 2000 माइनस में 50 इज इक्वल टू 9950 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू कनेक्ट इनटू ए वोल्ट मीटर विद दिस रेंज 10 वोल्ट। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आपको ना रोड गिवन है जिसकी लेंथ L है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, जो कि ना सेम मटेरियल से बनी हुई है। 2 डिफरेंट रोड आपको गिवन है जिनकी लेंथ भी सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम है और उनकी रेडियस भी सेम है। उनको ना सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। विच द फॉलोइंग रोड कंडक्ट द मैक्सिमम हीट। अब कौन सी रोड ना
सबसे ज़्यादा हीट का कंडक्शन कर पाएगी। अगर एक रोड के एंड के अक्रॉस आप ना कुछ एक ऐसा सोर्स कनेक्ट कर दो, यानी कि हीट का सोर्स कनेक्ट कर दीजिए, एक सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लेवल पे उनको पुट करते हैं, तो उनमें बेसिकली ना हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। हीट का फ्लो स्टार्ट होता है किस प्रोसेस की वजह से? कंडक्शन की वजह से। क्योंकि हीट का फ्लो 3 डिफरेंट मेथड से होता है, तो सॉलिड के केस में जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है उसका जो रीजन होता है वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक रोड के एक एंड पे ना हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, तो उसकी ना जैसे एटम है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और ना वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर लेयर में जो एटम प्रेजेंट है वो अपनी ना हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, वो नेक्स्ट लेयर के एटम को ट्रांसफर करेंगे। फर्दर वो उन एटम के अंदर फिर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो फर्दर अपनी काइनेटिक एनर्जी या फिर हम कहें हीट एनर्जी नेक्स्ट लेयर के एटम को ट्रांसफर करेंगे, तो फाइनली उसके दूसरे एंड तक हीट एनर्जी फ्लो हो जाएगी वाया द कंडक्शन मेथड। अब इन्होंने बोला जो हीट एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ है वो L है, कंडक्टर की जो रेडियस है, क्योंकि ये ना सिलेंड्रिकल शेप कंडक्टर है, आप इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, L इसकी लेंथ है, R इसकी रेडियस है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा? एरिया इनटू लेंथ। मान लीजिए इसकी रेडियस कैपिटल आ रहा, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू में लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर सिलेंडर आप बोल सकते हो। जो हीट एनर्जी फ्लो करेगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी? वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यूज करें, एरिया के प्रोपोर्शनल होगी। फर्दर टेम्परेचर डिफरेंस जो उसके एंड के अक्रॉस अप्लाई किया उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और किस पे डिपेंड करेगी? ये हीट एनर्जी है जो इन दो फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। अब इसके बाद और इसकी लेंथ के भी क्या हो जाएगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब आप यूज करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ए। डेल्टा जो T2 माइनस T1 है ना उसको आप ना डेल्टा टी से एक्सप्रेस कर सकते हो डिवाइडेड बाय एल। एरिया का फॉर्मूला यहां पे पुट कर दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। यहां पे क्या पूछा वो आपको? टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, द फ्लो ऑफ कंडक्ट द मैक्सिमम हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पहले आप इसको ना टी से मल्टीप्लाई करोगे, रेट ऑफ फ्लो के लिए आप इसको ना टी से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपके पास है ना रेट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हो जो थर्मल कंडक्टिविटी है कि उसकी वैल्यू ना कांस्टेंट रहेगी, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पे डेल्टा टी आएगा। और एक गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ना डेल्टा टी की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। अब हमको ये चेक करना कि किस वायर के लिए ना आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू सबसे लार्ज होगी। जिस वायर के लिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू सबसे लार्ज होगी उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमको ना ये गिवन डाटा के लिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। पहली सिचुएशन है ऑप्शन नंबर ए, हमको फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू। आर की वैल्यू आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, हम और लेंथ की वैल्यू भी सेंटीमीटर में गिवन है, तब हम इसको इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में करते हैं। 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल यानी कि 25 सेंटीमीटर। न्यूमिरेटर आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 25, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10⁻⁻² यानी कि 0.01। पहली सिचुएशन में ये वैल्यू आई है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, उसकी वैल्यू है 50 सेंटीमीटर।
तो ये आपके पास बन जाएगा 1/50। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, मान लीजिए आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 0.02। ये वैल्यू ना पहले ऑप्शन के कंपैरिजन में लार्ज है, यानी कि इस केस में इसके कंपैरिजन में तो खैर लार्ज हीट फ्लो करेगी। थर्ड ऑप्शन के लिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल करोगे, 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 75 स्टिल इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 75। जब आप इसको 15 में कन्वर्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, और इसका डेसिमल डाउन डेनोमिनेटर में 10 को रिप्रेजेंट करेगा, और न्यूमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 5। स्टिल आगे इसको आप सोल्व करते हो तो आपको मिलता है 0.03, क्योंकि 100 से डिवाइड है ना। उसके बाद अब फोर्थ ऑप्शन में आपके पास है 2 का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। फर्दर आप इसको सोल्व करते हो आपको मिलता है 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.04। अब हम ये देखते हैं कि किसके लिए ना न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे लार्ज आई है। जिसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की सबसे लार्ज वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सबसे ज्यादा होगा। अब आप ये देख रहे हो जो फोर्थ ऑप्शन है उसके केस में सबसे ज्यादा वैल्यू हमको मिली है 0.04। सो फोर्थ ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिलोंग करता मोशन अंडर ग्रेविटी से। एक बॉल को ना थ्रो किया, थ्रो करने के बाद जैसे मान लीजिए एक थ्रोअर ने उसको ऐसे थ्रो किया, तो वापस जो मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद वापस जब थ्रोअर ने उसको कैच किया तो उसमें टोटल कितना टाइम लिया? बॉल ने 6 सेकंड का टाइम लिया। द हाइट टू विच द बॉल हैज राइज। हमको ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट बॉल कितनी राइज करेगी एक बार उसको वर्टिकल थ्रो करने के बाद, वो कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनिशियली बॉल को हमने थ्रो किया, मान लीजिए उसने ना जो मैक्सिमम हाइट गेन किया है उसको आप ना एच से रिप्रेजेंट करते हो, और फाइनली जब उसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुई और फाइनली वो थ्रोअर के पास आई, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 6 सेकंड। जैसा कि आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है उसके अंदर क्या होता है, जो टाइम ऑफ असेंट है इज इक्वल टू टाइम ऑफ द डिसेंट। जितना एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ना अपवर्ड थ्रो करेंगे उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको ना मैक्सिमम हाइट से दोबारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्रॉस करने में लगेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम को आप ना ब्रेक कर सकते हो एज ए सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट विच इज इक्वल टू 6। अब टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट आपस में इक्वल है। अब मान लीजिए टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, सो टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेकंड आ जाएगी, यानी कि 6 का हाफ। मैक्सिमम हाइट अचीव करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड का टाइम लगेगा बॉल को। अब इन्होंने बोला कि वो कितनी हाइट राइज करेगी। मान लीजिए वो एच हाइट राइज करती है। अब एच हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? आपको इनिशियल वेलोसिटी का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा एग्जांपल है? मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड हेयर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करने के लिए आप ये देखते हैं कि हमारे पास पूरा डाटा है या नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलेरेशन कितनी है? 10 का यूज कर लेंगे, और टाइम आपको पता चल गया यहां तक जाने का टाइम। अब हमारा टारगेट है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहां पे जो टाइम ऑफ असेंट है, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। s का मतलब है मैक्सिमम हाइट h, यहां पे आपको गिवन है। अब फर्दर आप देखते हो इसमें, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करके इसको ना यहां पे यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करते हैं,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू बन जाएगी माइनस के जी, और टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा 3 सेकंड। यू की वैल्यू बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई विद जी। इन्होंने बोला जी की वैल्यू को यूज करना 10, तो 3 इंटू 10। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? अब इस सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ना ऑब्जेक्ट मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। माइनस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 30 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस के जी, जी की वैल्यू 10 है, इंटू में एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 45 मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। सो इस तरीके से हम ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यूज किया यहाँ पे। एक इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये फाइंड आउट किया कि किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और फिर उस वेलोसिटी का हमने फाइनल इक्वेशन यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यूज करके मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल नंबर ऑफ एटम गिवन है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में जिसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है 100 डेज। इनिशियल नंबर ऑफ एटम को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? एन नोट से, और वो कितनी वैल्यू गिवन आपको 9.6 इंटू 10⁻²⁻26, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम गिवन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में हाफ लाइफ की वैल्यू है टी हाफ इज इक्वल टू 100 डेज, हाफ लाइफ भी गिवन आपको। नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग अनडिकेड आफ्टर 500 डेज विल बी, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो नंबर ऑफ एटम जो 500 डेज के बाद भी बच जाएंगे, उन नंबर ऑफ एटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है रेडियो एक्टिव से, रेडियो एक्टिविटी से। अब एक ना स्टैंडर्ड रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या बताएगा? जो नंबर ऑफ एटम है, यानी कि एक फाइनाइट टाइम के बाद जो नंबर ऑफ एटम बच जाएंगे, वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम से कैसे कोरिलेट होते हैं? एन नोट डिवाइडेड बाई 2⁻n, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और यहां पे जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो टोटल आपको टाइम गिवन है उसको ना हाफ लाइफ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आफ्टर 500 डेज हाउ मेनी अनडिकेड एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल आर लेफ्ट। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला n इज इक्वल टू, एन नोट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 9.6 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 2⁻n। स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी यानी कि 500 डेज, उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर दोगे, हाफ लाइफ आपको कितनी गिवन है 100 डेज, 100 डेज, यानी कि 9.6 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, 2⁻5, 2⁻5 को जब आप सोल्व करते हो आपको मिलता है 32। अब यानी कि 96 को जब आप 32 से डिवाइड करते हो और इसका डेसिमल यहां पे एडजस्ट हो जाएगा 10⁻25। अब 32 की टेबल में 96 कितने पे आएगा? 3 पे आएगा, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻25 एटम्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ना नंबर ऑफ अनडिकेड एटम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको टोटल टाइम की वैल्यू गिवन है और रेडियो एक्टिविटी सैंपल का आपको हाफ लाइफ गिवन है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए टेप रिकॉर्डर, एक टेप रिकॉर्डर गिवन आपको, वाइल कनेक्टिंग 6 सेल
नंबर ऑफ सेल का यूज किया हुआ है एक बैटरी के अंदर। जैसे टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने के लिए ना उसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, और बैटरी का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बाय मिस्टेक वन सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज 24 ओम। लोड का जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है वो है 24 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको 1 ओम गिवन है, और जो ईएमएफ गिवन है वो है 1.5 वोल्ट। द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी, टोटल करंट आपको इस सर्किट में फाइंड आउट करना है। आपको बेसिकली एक बैटरी गिवन है जो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। इन्होंने ये बताया कि उसके अंदर ना एक ऐसा सेल है जिसको ना रिवर्स पोलैरिटी के अंदर कनेक्ट कर दिया। जब उसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करोगे तो वो उससे पहले वाले सेल के ना ओपोजिट नेचर का हो जाएगा, और क्या करेगा, उस सेल की ईएमएफ को या वोल्टेज को कैंसल आउट कर देगा। जब आप ना एक बैटरी डिजाइन करने के लिए सेल का कॉम्बिनेशन बनाते हो, सो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, और पहले सेल का नेगेटिव एंड अगले सेल के पॉजिटिव एंड के साथ। सो इस तरीके से ना कॉम्बिनेशन बनता है सेल का, जिससे बैटरी का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे ना एक सेल की पोलैरिटी ना रिवर्स कर दी जाए, मान लीजिए ये दो सेल इकट्ठे लगे हुए हैं फिर भी, और उसके बाद फर्दर एक ना नेगेटिव। अब देखो इन दोनों सेल का ना पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल का नेगेटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है, तो ये सेल इसकी ईएमएफ को कैंसल आउट कर देगा। सो जो इफेक्टिव, यानी कि दो सेल की ईएमएफ यानी कि वेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास टोटल कितने सेल गिवन है बैटरी की फॉर्मेशन में, 6 सेल गिवन है। 6 सेल में से ना एक सेल को अपोजिट कनेक्ट कर दिया, वो उससे दूसरे सेल जिसके साथ कनेक्ट किया उसकी ईएमएफ को कैंसल आउट कर देगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ सेल जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा वो कितने बच जाएंगे, नंबर ऑफ सेल लेफ्ट इज इक्वल टू 4 विद इंडिविजुअल ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5। तो टोटल ईएमएफ या अप्लाइड वोल्टेज कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ सेल इनटू वोल्टेज ऑफ द वन सेल। 1.5 का अगर आप डबल करते हो, 4 टाइम्स करते हो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1.5 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 डिवाइडेड बाई 2 का डबल करोगे 3 और उसका डबल करोगे यानी कि 6 वोल्ट आएगा। अप्लाइड वोल्टेज तो आपके पास ये है। और जो सेल है, सेल फाइनली ना एक ना लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, ये फाइनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, जब आप सेल को कनेक्ट करते हो तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्यों, क्योंकि सारा का सारा कॉम्बिनेशन है सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। फर्दर ये सेल इस लोड रेजिस्टेंस के साथ भी ना सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि इसी वायर से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल इनटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, वो आपको ना स्मॉल आर गिवन है। ये तो हो जाएगा इस बैटरी का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आपको आर गिवन है। अगर आप इसकी वैल्यू फर्दर फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ सेल 6 है, इंडिविजुअल सेल का रेजिस्टेंस है 1 ओम, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 24 ओम गिवन है। जब आप इसको सोल्व करते हो आपको मिलता है 30 ओम का नेट रेजिस्टेंस। फाइंड आउट करनी है हमने करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है उसको ना टोटल रेजिस्टेंस हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज आपके पास आ जाएगी 6 वोल्ट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 30 ओम। जब आप इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.2 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन। सो इस बेसिस पे इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है, अगर आप ना सेल को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करते हो ना, जो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो सेल का उतना ही कंसीडर किया जाएगा जितने नंबर ऑफ सेल आप कनेक्ट करोगे, लेकिन जो उनकी ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होती है, अगर उनकी सेम पोलैरिटी में सेल कनेक्ट है तो टोटल ईएमएफ ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर एक सेल भी रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट है तो वो अपनी ऑपोजिट ईएमएफ की वजह से प्रीवियस सेल की ईएमएफ को कैंसल आउट कर देगा, और फर्दर क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो सिर्फ 4 सेल के कॉम्बिनेशन की वजह से एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है दो पार्टिकल का, जो पार्टिकल है P1 और P2, और उनका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्ट्रेट लाइन गिवन है, और टाइम एक्सिस के साथ उनका एंगल गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी की रेशियो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है दो पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो भी एक ना स्ट्रेट लाइन है। हम इसको ना ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करते हैं। पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी ना टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, उसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, और जो दूसरे पार्टिकल का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन उसका एंगल है टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री। वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्लोप, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए आपने ना दो पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं, पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है टाइम और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखेंगे T1 S1, दूसरे के कोऑर्डिनेट है T2 और S2। अगर आप इसका ना स्लोप फाइंड आउट करते हो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पैरेलल में ड्रॉ करके, ये एंगल बन जाएगा थीटा। स्लोप आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? अब ये जो ABC ट्राइंगल है इसमें स्लोप आपको फाइंड आउट कैसे करोगे? CB यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AC। स्लोप कितना आ जाएगा? इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय बेस के लिए T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? ये वेलोसिटी को एक्सप्रेस करता है। सो इस क्वेश्चन में हमको ना इस ग्राफ का ना स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी VP1 वो क्या बन जाएगी? उसके लिए 30 डिग्री का एंगल है, स्लोप फाइंड आउट करोगे ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा 1 डिवाइडेड बाय √3। फर्दर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए सेकंड जो स्टेट ग्राफ आपको गिवन है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, उसका एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल टेंजेंट 45 1 आ जाएगा। आपको ना इन दोनों की ना रेशियो फाइंड आउट करनी है। पहले पार्टिकल P1 की वेलोसिटी की दूसरे पार्टिकल P2 के साथ वेलोसिटी की रेशियो 1/√3 रेशियो 1, तो यह आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 रेशियो √3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के, जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको काइनेमेटिक्स में। ग्राफ का जैसे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का एरिया किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपने आज न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड आपको T1 गिवन है जब वो अर्थ की सरफेस पे है, और T2 उसका टाइम पीरियड है जब उसको ना अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में एक ऐसी हाइट तक लेके जाएंगे जिस हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, कैपिटल R के इक्वल वो आपको गिवन है। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आपको ना उनके टाइम पीरियड की रेशियो फाइंड आउट करनी है। T2 कौन सा टाइम पीरियड है? जब उस सिंपल पेंडुलम को आपने ना अर्थ की सरफेस से R हाइट रेज कर दिया, जहां पे R क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ अर्थ। T1 किस टाइम को एक्सप्रेस करता है? जब आपने उस सिंपल पेंडुलम को ना अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, वो आपको T1 टाइम पीरियड एक्सप्रेस किया हुआ है। ये अर्थ की रेडियस है R, अर्थ की सरफेस से जो हाइट है वो है रेडियस के इक्वल। यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू T1 गिवन है, यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू T2 गिवन है R हाइट पे। सबसे पहले जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की सरफेस पे। कंसीडर एट इक्वेशन नंबर 1।
जब आपने उसको एक h हाइट राइज किया जो कि अर्थ की रेडियस के इक्वल है, वहां पे जाके ध्यान से देखना जो पेंडुलम की लेंथ है उसके अंदर तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि सेम पेंडुलम को ही तो हमने राइज किया है, अपलिफ्ट किया है। हालांकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे जरूरी इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइट के साथ साथ ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू की वैल्यू डिक्रीज करती है, और डेप्थ के साथ साथ भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पे जो टाइम पीरियड T2 है वो T1 के कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। एक हमको यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो T2 बाई T1 है, जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होने से टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी ना कि कम होगी, क्योंकि वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। h हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। जो यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू वो ये आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम है। मान लीजिए ग्रेविटी की वैल्यू को g डैश से एक्सप्रेस किया। अब हमको ना g डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो है अर्थ की सरफेस पे, और h हाइट अगर आप इसको राइज करते हो, ये तो है अर्थ की सरफेस पे, h हाइट अगर आप इसको राइज करते हो तो आपको इसमें ना h की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। फर्दर आप देख रहे हो h की वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल गिवन है, तो ये आपके पास h की जगह r पुट करोगे बन जाएगा 2r, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कि g डैश की ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और अगर आप इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोरिलेट कर दो तो ये आ जाएगी 1/4 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो T2 becomes is equal to 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम है, जो ग्रेविटी है G डैश जिसकी वैल्यू है h हाइट जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी G डिवाइडेड बाय 4। फर्दर आप इसको सोल्व करते हो 2 पाई अंडर रूट, 4 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, L डिवाइडेड बाई G, 4 का अंडर रूट 2 जब आप बाहर ले लोगे ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या बच जाएगी आपके पास 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G, और ये आपके पास क्या वैल्यू थी, ये आपके पास T1 की वैल्यू थी। यानी कि जो टाइम पीरियड है एक ऐसे पेंडुलम का जिसको अर्थ की सरफेस से r हाइट पे राइज कर दिया, वो उस टाइम पीरियड की वैल्यू, उस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उस पेंडुलम के रिस्पेक्ट में जो अर्थ की सरफेस पे पुट किया हुआ है, और कितनी बन जाएगी, डबल वैल्यू बन जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। टाइम पीरियड की वैल्यू क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और टाइम पीरियड और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एटॉमिक कंपोजिशन की बात करते हैं या फिर आप एटम की बात करते हो। एटम का जो कंपोजिशन है, बेसिकली एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जहां पे उसका ना मोस्टली जो उसका मास है वो लाई करता है। न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और एटम के अंदर जो शेल है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है उसमें होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। ये न्यूक्लियस हो जाएगा सेंटर में, और ये शेल्स हो जाएंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो आउटर शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो मैग्नीट्यूड में कितना होता है जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम का एज ए होल जो नेट चार्ज होता है वो हो जाएगा 0, और अगर किसी मटेरियल का किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का अगर नेट चार्ज 0 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। तो इन्होंने बोला कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो ये पॉइंट तो है ट्रू। एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, इन्होंने ये बोला कि एटम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का क्या मतलब है कि एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, दिस इज रॉन्ग। अगर आप एटम की कंपोजिशन की बात करते हो, एटम के अंदर ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट
वो कर सकते हैं, यानी कि एटम की जो कंपोजिशन है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भी सबसे छोटी यूनिट एटम ही होगी, एटम से छोटी यूनिट भी एग्जिस्ट करती है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल की फॉर्म में है। तो ये पॉइंट है रॉन्ग। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, दिस इज ट्रू। एटम का 99% मास उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी लार्ज होती है और उसके अंदर ना जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है कि एटम की जो सारी की सारी डेंसिटी है, या आप मास की बात करते हो, वो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये पॉइंट ट्रू है। फोर्थ, ऑल द एटम आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, दिस इज रॉन्ग। अगर सभी के सभी एटम स्टेबल होते हैं तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, जो एक नेचुरल फिनोमा, वो कैसे एग्जिस्ट करता? जो एटम या जो पर्टिकुलर एलिमेंट नेचुरली ही अपने अंदर से ना रेडियो एक्टिव रेज को एमिट करते हैं, ऑब्वियसली उनकी जो स्टेट है वो हाई एनर्जी की स्टेट है। वो रेडिएशन को क्यों एमिट करते हैं? ताकि वो ना एक लो एनर्जी की स्टेट अचीव कर सके। लो एनर्जी की स्टेट क्यों अचीव करनी है? ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल स्टेट को अचीव किया जाए। क्योंकि अगर एक सिस्टम की जितनी लो एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। सो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली मिलते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली ना रेडियो एक्टिव रेज का एमिशन करते हैं अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। हमको ये बताना था कौन कौन से पॉइंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में एक तो सेकंड पॉइंट आया, एक आपके पास फोर्थ पॉइंट आया, यानी कि बी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक इलेक्ट्रिक करंट है जो कि सर्कुलर कॉइल से फ्लो कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आर है, उससे ना आई एम्पियर करंट पास कर रहा है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, मान लीजिए उसको बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रेशियो किससे कंसीडर करनी है? उसकी एक्सिस से। एक आपको डिस्टेंस गिवन है √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस, उसकी एक्सिस से, उसकी एक्सिस पे ना सेंटर से √3r डिस्टेंस दूर यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए उसको अपना B1 से एक्सप्रेस करते हो, इनकी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहां पे ना B नोट की वैल्यू को एक्सप्रेस करते हो, यहां पे वैसे तो आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप ना यूज कर सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ का भी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल की वजह से जिससे आर एम्पियर करंट पास कर रहा है और जिसकी रेडियस आर कितनी होती है? म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय r, कंसीडर एज इक्वेशन 1। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट ए डिस्टेंस ऑफ से x फ्रॉम द सेंटर, उसके लिए क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2i r स्केयर डिवाइडेड बाय r स्केयर प्लस x स्केयर रेस टू पावर 3/2। ये एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और जो आपको x की वैल्यू गिवन है, यानी कि सेंटर से उसकी एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है? √3r डिस्टेंस दूर। x की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? x इज इक्वल टू √3r यूज करेंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2i इंटू में आर स्क्वायर, वो तो सिंपल उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू √3 आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे आपके पास बन जाएगा 3r स्क्वायर और टोटल की पावर है 3 डिवाइडेड बाय 2। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2i इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डेनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 4r स्क्वायर, स्क्वायर से 1/2 वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 4 की पावर आपके पास तो बन जाएगी 3/2 और r स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो स्क्वायर से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r³ स्टिल इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 को अलग से सोल्व कर लीजिए। 4 की पावर 3/2, 4 की वैल्यू 1/2 आपको 2 प्रोवाइड करती है, क्योंकि
4 का √2 होता है और 2 की पावर 3 आपको 8 प्रोवाइड करेगी। यहाँ डेनोमिनेटर में 8 आ जाएगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ओवरऑल ये वैल्यू मिलती है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई डिवाइडेड बाय 8r। अगर आप इसको ना इस वैल्यू से कंपैरिजन करोगे, जो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो B1 है वो क्या बन जाएगा, B0 डिवाइडेड बाय 8। यानी कि एक्सिस पे सेंटर से एक फाइनाइट डिस्टेंस जो कि है √3r, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना है 1/8 पार्ट है, और आपको इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए कंसीडर इट एज यूनिट 1, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस सेंटर से √3r डिस्टेंस दूरी है, क्या है इसका 1/8। इसकी रेशियो कंसीडर करोगे आपको क्या मिलता है 8:1, यानी कि थर्ड ऑप्शन। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने कंसेप्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये लिफ्ट वाली सिचुएशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। एक पर्सन है जिसका मास आपको गिवन है 60 kg, वो ना स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। मान लीजिए ये जो यहां पे जो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है वो ना स्प्रिंग के ऊपर है, स्प्रिंग बैलेंस पे है ये पर्सन, यानी कि लिफ्ट के बेसमेंट में क्या स्प्रिंग बैलेंस को अटैच किया हुआ है, या फिर उसके ना बॉटम पे स्प्रिंग बैलेंस को रखा हुआ है। इफ द लिफ्ट फॉल फ्रीली डाउनवर्ड, लिफ्ट की मोशन है डाउनवर्ड और फ्री फॉल मोशन है तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी ग्रेविटी के इक्वल, देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। इस सिचुएशन में जो स्प्रिंग बैलेंस नोट करेगा वो उस पर्सन के अपरेंट वेट को नोट करेगा। स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग शो करेगी वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। अपरेंट वेट का एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है m इंटू, अगर डाउनवर्ड मोशन हो ना, डाउनवर्ड मोशन में जैसे आपने ना लिफ्ट में ट्रेवल किया हुआ है, जब लिफ्ट ना डाउनवर्ड मूव करती है तो हमको ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी बॉडी का वेट ना पहले से कुछ कम हो गया, और उसके ऑपोजिट अगर लिफ्ट ना अपवर्ड मूव करती है तो हमको ना अपनी बॉडी का जो वेट ऐसे फील होता है कि हम कुछ ना जैसे मतलब वेट ज्यादा फील होता है, भारी फील होता है, उसको अपरेंट वेट बोलते हैं, जो हमको एक्चुअली में फील होता है। डाउनवर्ड मोशन में जो अपरेंट वेट है उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है G-, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम ही एग्जिस्ट करती है मूविंग लिफ्ट की। अब इन्होंने बोला कि एक्सेलेरेशन आपको गिवन है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, तो जो अपरेंट वेट स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा G- एक्सेलेरेशन गिवन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, सो अपरेंट वेट बिकम्स इक्वल टू 0। फ्री फॉल मोशन है ना, एक ऑब्जेक्ट की अगर फ्री फॉल मोशन हो यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो उसका जो अपरेंट वेट है या जो इफेक्टिव वेट है वो कितना कंसीडर किया जाता है 0। और लिफ्ट के केस में जो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है वो अपरेंट वेट या फिर इफेक्टिव वेट को मेजर करता है, जो फ्री फॉल मोशन के दौरान 0 होता है, तो उसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी अपरेंट वेट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कुछ ना सिंपल आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है जो कि ना डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे ना y है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर इक्वेशन में जो a है और b है वो उसके एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है और t उसके टाइम पीरियड को एक्सप्रेस कर रहा है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, जो एक्सेलेरेशन है यहां अगर हम फोर्स की बात करें वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन एग्जिस्ट करता है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एग्जिस्ट करती है, या हम ये कहें जो एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट एग्जिस्ट करती है। किस केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। तो इन चारों डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के लिए हमको ना एक्सेलेरेशन फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलेरेशन यानी कि वो एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करता है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, या हम ये बोल सकते हैं एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जिसमें ये कंडीशन होल्ड करेगी, वो जो हमारी मोशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन के लिए अगर आप बात करो, y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। इन्होंने बोला वो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट ना करे। तो हम सबके लिए ये सिचुएशन कोशिश करेंगे डिराइव करने की। अगर किसी के लिए एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट आपको ये गिवन है। वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बन जाएगा कोस ओमेगा टी। फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा बन जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करते हैं, कोसाइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस में साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये बन जाएगा बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में से जब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, अच्छा अब एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये आपको मिलता है माइनस में बी ओमेगा स्क्वायर कोसाइन ओमेगा टी। आप इसमें से ओवरऑल ना माइनस के ओमेगा स्क्वायर कॉमन अगर कंसीडर करोगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, वाई। क्योंकि देखो ए साइन ओमेगा टी और बी कोस ओमेगा टी रिपीट हो गया ना, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू आई माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, ये कंडीशन होल्ड कर गई है यहाँ पे। यानी कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमको वो इक्वेशन बतानी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब हम सेकंड फंक्शन को सोल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें जो सेकंड सिचुएशन गिवन है ना, सेकंड आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, ए एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा ओमेगा टी। सबसे पहले आप यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। फर्दर इसकी पावर के अंदर जो टाइम का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ किसका, आयोटा ओमेगा टी का। टी के अलावा ना आयोटा ओमेगा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिंबल से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए आयोटा ओमेगा, और टी का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी। फर्दर वेलोसिटी के बाद आपको ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बन जाएगा डीवी डिवाइडेड बाई डी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ए आयोटा ओमेगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा। फर्दर इसका एक्सपोनेंशियल का दोबारा डेरिवेटिव करोगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। फर्दर इसकी पावर के अंदर जाकर डेरिवेटिव करोगे, आयोटा ओमेगा रिपीट हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अगर आप इसके अंदर ना y को इंट्रोड्यूस करते हो, स्टिल ये आ जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई। ये तो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली सिचुएशन रिपीट होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। ए इज इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि जो सेकंड आपकी जो इक्वेशन ऑप्शन भी है वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसके बाद हम ना थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे। थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू बी कोस ओमेगा टी। इसमें सबसे पहले आप ना वेलोसिटी फंक्शन फाइंड आउट करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इज इक्वल टू बी, कांस्टेंट अब बाहर रहेगा, कोस का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस में साइन ओमेगा टी, और फर्दर अंदर जाके एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, टाइम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा माइनस में बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप फर्दर ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए माइनस के बी ओमेगा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कोस ओमेगा टी, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव बन जाएगा ओमेगा। इसको फर्दर सोल्व करोगे बन जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर बी कोस ओमेगा टी। बी के ओस ओमेगा टी को आप देखोगे ये तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पे भी वही कोई कंडीशन रिपीट होगी कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन।
यानी कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब तीन ऑप्शन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमको ये बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो अब तो एक ही ऑप्शन पेंडिंग रह गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फर्दर आप इसको ना चेक भी कर सकते हो। इसको आप कैसे चेक करोगे, इसमें ये सारी की सारी कंडीशन आपको ना अप्लाई करनी पड़ेगी दोबारा। फिर आपको ना फंक्शन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे गिवन है, बी टेंजेंट ओमेगा टी। आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये बन जाएगा बी। टेंजेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा सेकंड स्क्वायर ऑफ एंगल, और अंदर फिर एंगल का डेरिवेटिव बन जाएगा ओमेगा। ये आपको मिलेगा बी ओमेगा सेकंड स्क्वायर ओमेगा टी। एक्सेलेरेशन के लिए आपको फर्दर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डीवी डिवाइडेड बाई डी टी। बी और ओमेगा तो कांस्टेंट है, सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, सेकंड ओमेगा टी। फर्दर सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, सेकंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये बन जाएगा सेकंड ओमेगा टी इंटू में टेंजेंट ओमेगा टी, और फर्दर अंदर जाके एंगल का डेरिवेटिव ये बन जाएगा ओमेगा। तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन आएगी ओवरऑल वो आपके पास आएगी 2b ओमेगा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, टेंजेंट ओमेगा टी। अब यहां पे आप देख रहे हो जो एक्सेलेरेशन है ना वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर नहीं रही, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। Hence, this equation cannot be represent the simple harmonic motion. As in the three previous cases, all the equation represent the simple harmonic motion because in those cases, in each case, acceleration is proportional to the displacement with the negative sign, which means that the direction of acceleration and displacement are opposite with respect to each other, and that is the situation in case of the simple harmonic motion. So, fourth option is your required answer. Hope you understand the question and understand the concept. Next one is this question based on the formation of beat in case of the superposition of sound waves. Two sound wave are interfere. दो साउंड वेव का इंटरफेरेंस हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन 10 मिली सेकेंड। जो टाइम इंटरवल आपको गिवन है वो है 100 मिली सेकेंड। आप इसको ना सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले। मिली का मतलब है 10⁻³ सेकंड, तो टाइम कितना जाएगा आपके पास 0.1 सेकंड। और नंबर ऑफ साउंड वेव कितनी आपको गिवन है, 2 साउंड वेव आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वैल्यू है उसका क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है टाइम के साथ साथ, 1 डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल जितने के अंदर वो चेंज ऑब्जर्व हुआ, और इसका जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है यहां पे तो आ जाएगा ट्वाइस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एफ ए यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। तो आप इसको जब सोल्व करोगे, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द टाइम पीरियड डेल्टा टी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता ना इसमें, ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.1 सेकंड, यानी कि ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 हर्ट्ज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट। जितनी बीट का फॉर्मेशन हुआ तो कितनी बीट का फॉर्मेशन होगा, 5 बीट का फॉर्मेशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो उनके बीच में टाइम का गैप होता है उसके ना ट्वाइस और उसके इनवर्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो एफ ए है, एफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, दो डिफरेंट वेव का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वांटिटी को एफ ए रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है सोप बबल के लिए,
उसको ना व्हाइट लाइट के अंदर ना रिफ्लेक्शन से ऑब्जर्व किया हुआ है। आपको ना फिल्म का जो कलर है वो बताना है। लाइट का बेसिकली जो बबल की सरफेस है, जैसे जब भी इस पे ना लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, जो इसके अंदर ना लाइट वेव का इंटरेक्शन होगा, एक तो उसका ना टाइम पीरियड काफी स्मॉल होगा। टाइम पीरियड स्मॉल होने से जो डिफरेंट लाइट वेव का ओवरलैपिंग होगा, या हम यही कहें कि इंटरफेरेंस होगा, उनका जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, उनके एक लाइट वेव का अगर मैक्सिमा वो दूसरे लाइट वेव के मिनिमा पे फॉल करेगा, और दूसरी लाइट वेव का मैक्सिमम पहली लाइट वेव के मिनिमा पे फॉल करेगा, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आप बात करो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि इंटरफेरेंस एक ऐसा कंसेप्ट है उसके अंदर ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो पॉइंट होते हैं जहां पे ना जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव पॉइंट वो होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट जहां पे ना इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। मिनिमम का क्या मतलब है, वहां पे लाइट की जो प्रेजेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, या हम कहीं जीरो हो जाएगी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और लाइट की वहां पे प्रेजेंस नहीं होगी तो बेसिकली वहां पे ना क्या हो जाएगा, कंप्लीट डार्कनेस। तो इस केस में जो कलर होगा फिल्म का वो कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, ब्लैक कलर अपीयर होएगा वहां पे। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज you have to given the 4 different process, you have to identify the those process in which there is a release of heat। हमको इन चारों में से ना वो प्रोसेस बताने हैं जिसमें से ना हीट एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहला प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, जो वाटर वेपर है ना उनको ना कंडेंस करके, यानी कि वेपर को कंडेंस करके ना उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करना। जैसे ये वाटर वेपर थे जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, इन सबको ना कलेक्ट करके, यानी कि जैसे ना वाटर के अंदर कन्वर्ज कर दिया, इनको कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए एक सिंपल ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन प्रोसेस में। अब आप देखिए जब ये ना फ्री पोजीशन में थे वाटर वेपर, इन सब की ना मूवमेंट थी, रैंडम इनकी मूवमेंट थी, तो इनकी ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी क्योंकि वो रैंडमली मूव कर सकते थे डिफरेंट डायरेक्शन में। जब आपने इनको ना कलेक्ट करके इनको ना एक डेफिनेट वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, तो इनकी ना इंस्टेंटली जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो एक ना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा जो वो इस प्रोसेस के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसमें एनर्जी लॉस होगा। यानी कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रिलीज ऑफ हीट एनर्जी को क्या करता है, गवर्न करता है, यानी कि इसमें तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड वन इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, अगर आप ना जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को हीट अप करते हो तो बेसिकली वो ना वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर में कन्वर्ट हो जाने से उनकी ना मोबिलिटी या फिर आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जब वो वाटर की फॉर्म में थे तब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आप ये भी कह सकते हो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और उनके बीच में ना एटॉमिक जो कोहेसिव फोर्स था वो भी लार्ज था। तो वहां पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, किसके कंपैरिजन में, उनकी वेपर फॉर्म के कंपैरिजन में। वेपर फॉर्म में उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपने एक ना लो एनर्जी से एक हाई एनर्जी स्टेट में मटेरियल को या फिर सब्सटेंस को ट्रांसफर कर रहे हो, तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी का सप्लाई करना पड़ता है। तो ये ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी रिएक्शन होगी जो एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, रिलीज नहीं करेगी। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होगा। फ्रीजिंग की बात करते हैं। फ्रीजिंग में क्या करते हैं, जैसे पानी से बर्फ का बनना। अब पानी में भी क्या होता है कि जो उनकी ना काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इन द सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस, उस केस में भी एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एनर्जी की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जब एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी कि उसने एनर्जी रिलीज की होगी, तभी तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है। सबस्टेंस मूव कर रहा है एक लार्ज एनर्जी की स्टेट से एक लो एनर्जी की स्टेट में, उसका एक ट्रांजिशन फेज है। एक फेज में तो उसके मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लार्ज है, कौन से फेज में, जब वो लिक्विड फेज में है। अब जब उसका फेज ट्रांजिशन हो गया, वो सॉलिड स्टेट में चला गया, यानी कि जो आइस बन गया लिक्विड से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करेगा। इसको लेटेंट हीट ऑफ द सबस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी। मेल्टिंग, मेल्टिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फ्रीजिंग। मेल्टिंग में क्या होगा, एक सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आइस से वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आइस कैसी स्टेट है, उसमें क्या होता है, जो फेस ट्रांजिशन होगा, एक लो एनर्जी की स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगा, उसके लिए उसको एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होगी, यानी कि बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और ये रिएक्शन क्या करेगी, इस कन्वर्जन के दौरान एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगी, ना कि एनर्जी को रिलीज करेगी। तो इसमें भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो आपके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से बनते हैं, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी, जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज करने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। अगर आप इनके डिफरेंट सैटेलाइट की बात करते हो तो कितने इनके सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं। मार्स के कितने सैटेलाइट, जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे मून है, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ऐसे ही ना मार्स के कितने सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं, 2। मरकरी का कोई भी सैटेलाइट एग्जिस्ट नहीं करता। सैटर्न की अगर आप बात करो 146 सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं, और जुपिटर के जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, 95। सो सैटर्न इज योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट बताने हैं। कैसे सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। और सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो उस प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। अर्थ का जो मून होता है, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एंड फर्दर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सम मैन मेड सैटेलाइट आर ऑल्सो लॉन्च इन द स्पेस। दीज सैटेलाइट आर considered as the artificial satellite. Example, Sputnik is a artificial satellite of the earth. So Saturn is your required answer. The earth part responsible for causing of earthquake. अर्थ की सरफेस का वो कौन सा पार्ट है जो अर्थ कोज के लिए, अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्ट हो जाएगा क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये डिफरेंट अर्थ की ना लेयर एग्जिस्ट करती है। जो क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, अर्थक्वेक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। इसके बेसिस पे आपको एक थ्योरी भी मिलती है, टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी भी बोल सकते हो। जब दो प्लेट, उनके बीच में अगर मान लीजिए गैप एग्जिस्ट करता है, अगर वो एक दूसरे को अप्रोच करती हैं तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ना स्लाइडिंग होती है उनके बीच में। तब जब इनके बीच में ना रबिंग होएगी या स्लाइडिंग होएगी तो उससे क्या हो जाएगा, वेव का प्रोडक्शन हो जाएगा, और वो वेव जो अर्थ की सरफेस पे आएंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। जिस सेंटर से अर्थ की वेव जनरेट हो जाएंगी उसको क्या कहा जाएगा, एपिसेंटर कहा जाएगा, जहां से वेव प्रोड्यूस होती है। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया हुआ है जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट किया जा सकता है, और उस ऑपरेटस का नाम है सिस्मोग्राफ, जो कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट करता है। हालांकि अर्थक्वेक
कब आएगा या कितनी देर बाद आएगा, इस चीज़ को अभी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई मशीन डेवलप नहीं कर पाई है जिससे इस चीज़ का आइडेंटिफाई किया जा सके कि अर्थक्वेक कब आएगा या कितने टाइम के बाद आएगा अर्थक्वेक। कुछ एनिमल्स को जरूर उसकी वाइब्रेशन फील होती है। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। वाटर के इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटर का ना लिक्विड फॉर्म से ना वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। इन्होंने बोला कि किस कंडीशन में जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो ना इंक्रीज करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। पहला कंडीशन है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और कॉमन सोल्ट को उसमें ऐड कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो इसमें ना पहला केस रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर की तो रिक्वायरमेंट होगी इसमें, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, जब आप ना इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो इसके मॉलिक्यूल की ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, वो मोबिलिटी उनकी ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो जाएगा, उनके बीच का ना सेपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा और वो ना वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इन्होंने कहा है कि अगर हम कॉमन साल्ट को ऐड कर दें, अगर आप ना वाटर के अंदर कॉमन साल्ट को ऐड कर देंगे तो आपके पास एक कम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि वाटर तो ना सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा और कॉमन साल्ट ना सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में जो साल्ट के जो, मान लीजिए साल्ट से ना आयन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायन का जो फॉर्मेशन होता है, उस केस में क्या हो जाएगा, वो एनायन, जो कैटायन और एनायन होंगे उनका ना वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जो सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट की जो डेंसिटी है और सोलवेंट की डेंसिटी, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो उस केस में जो कॉमन सोल्ट की एडिशन से जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, ना कि फास्ट। सेकेंड वन इज सरफेस एरिया को बढ़ा दो और साथ में टेम्परेचर को भी बढ़ा दो, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि जो सरफेस एरिया है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों, अगर आप उसका ना सरफेस एरिया बढ़ा देते हो पानी का, मान लीजिए पहले आपने ना उसको इतना एरिया प्रोवाइड कर दिया, फिर आपने उसका ना सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इतना लार्ज एरिया प्रोवाइड कर दिया, फर्दर और बढ़ा दिया, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वाटर का ना वेपर फॉर्म में कन्वर्जन इजी हो जाएगा। अगर आप उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इन सभी सिचुएशन में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो ना, तो ये जो लार्ज साइज कंटेनर है इसके अंदर इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा इस स्मॉल साइज कंटेनर में, और उससे भी कम इसमें हो जाएगा। यानी कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन स्टार्ट इंक्रीजेज, यानी कि और टेम्परेचर को बढ़ाने से तो होगा ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हम और ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बोला है सरफेस एरिया को बढ़ा दो, ये तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। अब देखो ये रिवर्स हो गया सेकंड के कंपैरिजन में, हालांकि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को घटाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं हो पाएगा ऑप्शन। अब इन्होंने बोला सरफेस एरिया को भी डिक्रीज कर दो और प्रेशर को डिक्रीज कर दो। अब सरफेस एरिया को डिक्रीज करने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को ना कम स्पेस मिलता है उस केस में इवेपोरेट होने के लिए। सो सेकंड ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर, लार्ज सरफेस एरिया एंड लार्ज टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस टू टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स पे ये बेस्ड है। टॉर्क की वैल्यू गिवन आपको 50 न्यूटन मीटर, एक व्हील जो कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इनिशियली जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर वो रेस्ट पे हो तो। इस रोटेट, और उसको ना रोटेट किया 200 रेडियंस, कितनी एंगुलर रोटेशन प्रोवाइड की उसको, 200 रेडियंस के एंगल से उसको रोटेट कर दिया। कितने टाइम इंटरवल में, 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं, एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे ही ना रोटेशनल मैकेनिक्स में या फिर रोटेशनल डायनामिक्स में हमारे पास है ना जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है एंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं।
उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? जैसे मान लीजिए मैकेनिक्स में तो आप ना ये लिखते हो, काइनेमेटिक्स में। अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो? इन्होंने क्या पूछा हुआ है? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रखी है। डिस्प्लेसमेंट को आप एक्सप्रेस करते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इनिशियल वेलोसिटी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी इनटू में टी प्लस हाफ ऑफ, यहां पे तो है लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पे बन जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम की वैल्यू दोनों कोऑर्डिनेट में सेम रहती है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 200 रेडियन पर सेकंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आपको 0 गिवन है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, और टाइम का स्क्वायर 5 गिवन है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। तो अल्फा इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपको मिलता है 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 25 4 ज़ा 100 और उसका भी 4 टाइम्स, तो ये आपको करना पड़ेगा 16 से मल्टीप्लाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सो एंगुलर कोऑर्डिनेट के बेस पे और रोटेशनल डायनेमिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अपरेंट शिफ्ट इन ऑप्टिक्स। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, अब यहां पे एक ना ट्रांसपेरेंट क्यूब रखा हुआ है। एक ट्रांसपेरेंट क्यूब में इन्होंने ये कहा है कि भाई एक उसके अंदर ना एयर बबल है। मान लीजिए यहां पे ना एक एयर बबल इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन्होंने बोला है अगर उसको ना आप ना टॉपमोस्ट फेस से ऑब्जर्व करते हो, यानी कि जब आप उसको ना यहां से ऑब्जर्व करोगे इस बबल को, इट अपरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू वन फेस। अपरेंट टॉपमोस्ट पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जो इसका अपरेंट क्या लिखा हुआ, अपरेंट डिस्टेंस, अपरेंट डिस्टेंस को मान लीजिए एक्स डैश से एक्सप्रेस करते हैं, वो आपको कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू द अदर फेस। अगर आप इसको ना इसके दूसरे फेस से ऑब्जर्व करते हो, जब आप इसको इसके दूसरे फेस से ऑब्जर्व करोगे तब आपको यहां से अपरेंट शिफ्ट जो आपको नजर आएगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इस मीडियम का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो आपको गिवन है 1.5, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2। रियल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब मस्ट बी, तो क्यूब की जो एज है, मान लीजिए क्यूब की एज ए है, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बेस्ड है अपरेंट शिफ्ट वाले टॉपिक से। अपरेंट शिफ्ट का क्या मतलब है? अगर हम एक ऐसा मटेरियल कंसीडर करते हैं जिसका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, और हम उसके अगर वो ट्रांसपेरेंट है, हम उसके आर पार एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो हमको जब उसकी ना एक फेस से ऑब्जेक्ट को देखते हो, जैसे ना पानी के अंदर गिरा हुआ कॉइन आपको ना उसकी एक्चुअल डेप्थ से ना कुछ हाइट ऊपर डिस्प्लेस हुआ नजर आता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रीजन है। और लाइट का मीडियम भी तो चेंज हुआ ना, वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हुआ। जो उसकी एक्चुअल हाइट है और एक उसकी अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट जो आपको नजर आ रही है। अब अपरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? अगर हम अपरेंट हाइट को एक्स रिप्रेजेंट कर लें, वो क्या होता है एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो दो कंडीशन है इनका हमने यूज करना है। हम यहां से ना एक्स, वैसे तो ये एज की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम एक्स का नाम दे देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपरेंट शिफ्ट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है उस बबल की, किस फेस के रिस्पेक्ट में, अपर फेस के रिस्पेक्ट में। कितना डेप्थ दिया हुआ है, ये तो उसकी अपरेंट हाइट दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपर फेस के रिस्पेक्ट में उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब ना लोअर फेस के रिस्पेक्ट में भी उसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं, तो मान लीजिए उसको ना y को नाम दिया y, तो वो क्या बन जाएगा अपरेंट शिफ्ट अलोंग द बेस इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपरेंट शिफ्ट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सोल्व करते हो 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर।
यानी कि टॉप मोस्ट फेस के रिस्पेक्ट में जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है वो है 3 सेंटीमीटर, और बॉटम फेस के रिस्पेक्ट में यानी कि फ्रंट के ऑपोजिट फेस के रिस्पेक्ट में एक्चुअल डेप्थ है 7.5। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि ओवरऑल एक्चुअल डेप्थ कितनी है। अगर आप ना 14/3 को सोल्व करते हो, देखिए 7 सेंटीमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल डेप्थ हमारे लिए ये ना एक फेस से 7.5 आई है, ये आंसर इससे कम है। 7.5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल ना 7.5 से भी ज्यादा आना चाहिए और 3 से भी ज्यादा आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करो 14/3, 14/3 को जब आप सोल्व करते हो तो आपको मिलता है 4.6, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर 10.5। और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना अपर फेस के रिस्पेक्ट में और बॉटम फेस के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअल जो उसकी क्या पूछा हुआ है, इफ द रियल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, सो जो उसकी रियल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स और वाई का सम हो जाएगी, यानी कि 3 और 7.5 को ऐड करोगे तो 10.5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से आप उसकी ना रियल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, एक स्पेसिमेन की डायमेंशन या उसकी लेंथ। अपरेंट शिफ्ट पे ये क्वेश्चन बेस था जो ऑप्टिक्स से बिलोंग करता है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव टू मैच द 2 कॉलम एंड चूज द राइट कॉम्बिनेशन। यहां पे आपको ना क्या सिचुएशन गिवन है, आपको ना इन सब की ना वेवलेंथ, क्योंकि ओंगस्ट्रॉम के अंदर ना वेवलेंथ को मेजर करते हैं। वेवलेंथ आपको जो गिवन है ओंगस्ट्रॉम के अंदर गिवन है, एक्सरे, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ये 4 कॉलम गिवन है। आपको इनकी ना मैचिंग करनी है कि किस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के लिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है ये सारी की सारी रेडिएशंस। आपको इनकी ना वेवलेंथ की रेंज को मैच करना है। वेवलेंथ की रेंज मैच करने के लिए आपको सबसे पहले ना फ्रीक्वेंसी की रेंज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज पता है, फिर आप ना लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वहां से आप इनकी ना वेवलेंथ की रेंज फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। और वैसे भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी है या और भी कोई आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उसके अंदर ना जो इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ना इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के टर्म में इनको डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ना एक रेडिएशन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने के साथ साथ, वो हर मीडियम में चेंज नहीं होती, सेम रहती है। और फ्रीक्वेंसी से ही आप पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हो। वेवलेंथ के अंदर चेंज आता है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। हमको वेवलेंथ की रेंज को डिटेक्ट करने के लिए इनकी ना फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। 1 ओंगस्ट्रॉम को अगर आप मेजर करते हो तो आपको ये मिलता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हमको ना इनकी फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की ये टेबल आपको गिवन है, रेज एंड देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे। अब हम बारी बारी से ना इनकी ना वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय न्यू। c क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू पुट कर दीजिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये हर्ट्स के अंदर है, इनका जो यूनिट है वो है हर्ट्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी रेंज। अब फ्रीक्वेंसी रेंज की आप ना ये ना लोअर वाली वैल्यू कंसीडर कर लीजिए ताकि सोल्व करना इजी रहे। 10⁻11, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻³ और ये वेवलेंथ आई है तो मान लीजिए ये मीटर के अंदर आंसर आया है। ये तो हो जाएगा इंफ्रारेड का, रेडिएशन का। और फर्दर आप इसको अगर ना उसमें कन्वर्ट करते हो, ओंगस्ट्रॉम के अंदर कन्वर्ट करते हो, ओंगस्ट्रॉम के अंदर अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है, 1 ओंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻+10 ओंगस्ट्रॉम। तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आपको मिलेगा 10⁻7 ओंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगी इंफ्रारेड की, यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी इंफ्रारेड की। सेकंड, वेवलेंथ
फॉर द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के केस में अगर आप फाइंड आउट करते हो 3 अच्छा, ये हमने ना इसकी एक ना लोअर वैल्यू फाइंड आउट किया है, आप इसकी ना टॉप मोस्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यानी कि हमको ना अपर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भी ना वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उन दोनों के बीच में इसकी ना क्या लाई करेगी, वेवलेंथ लाई करेगी। हम इसकी ना, ये तो इसकी ना लोअर रेंज थी, हम इसकी ना अपर रेंज भी फाइंड आउट करते हैं। 3 × 10⁸, ये भी ना मैं इंफ्रारेड के लिए करवा रहा हूं आपको। इंफ्रारेड की ना अपर रेंज फाइंड आउट करेंगे, ये तो इसकी लोअर रेंज आई है। अब आपने इसको डिवाइड करना 4 × 10⁻11 से, तो यह आ जाएगा 3/4, यानी कि 0.75 × 10⁻³ मीटर। ओंगस्टोम के अंदर करोगे 0.5 × 10⁻7 ओंगस्टोम। अब यहां पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 से बड़ा नंबर अगर आप इसको बनाते हो तो आपको ये मिलता है। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 0.5 ओंगस्टोम से लेके आपको मिलेगा 10⁻7 ओंगस्टोम तक। क्योंकि वैसे भी जब ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप बढ़ाओगे, वेवलेंथ की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी ही करेगी। तो इंफ्रारेड के लिए अगर आप ना वेवलेंथ की रेंज लिखना चाहते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है 0.5 × 10⁻7 ओंगस्टोम से लेके 10⁻7 ओंगस्टोम तक इंफ्रारेड की वैल्यू। ओंगस्टोम के अंदर आंसर है, इंफ्रारेड का ओंगस्टोम के अंदर आंसर। दोबारा चेक करते हैं, 0.75 से लेके 1 और साथ में 10⁻5 है 7, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा इंफ्रारेड वाले का? अगर आप इसको सोल्व करते हो, यह आ जाएगा 10⁻4 ओंगस्टोम इंफ्रारेड का। अब इसके बाद ना विजिबल लाइट के लिए ट्राई करते हैं इसको। विजिबल लाइट के लिए अगर आप ना लोअर रेंज फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? विजिबल के लिए जब आप ना लोअर रेंज में, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये बन जाएगा C/9, ये इसकी लोअर वैल्यू बनेगी। तो ये बन जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻4, तो ये बनेगा 0.45 इंटू में 10। ये आपके पास आएगा आंसर मीटर के अंदर। 0.75 इंटू 10⁻, अगर आप 1 ओंगस्टोम किसके इक्वल होता है? 10⁻−10 मीटर के, तो ये बन जाएगा 10⁻10 मीटर। ये तो इसकी लोअर रेंज आ गई, और इसी की अपर रेंज फाइंड आउट करते हो विजिबल के लिए, तो C/9 इसकी अपर वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻14, तो ये बन जाएगा, इसका भी हाफ करना पड़ेगा आपको 0.75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और ये ऊपर जाके ना, अच्छा ये 14 है, तो ये बन जाएगा 10⁻6, और उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻6 को मीटर में आया था, और इसको 10 से करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻4, और यहाँ पे भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10⁻6, और उसको 10 से करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻4। तो इस तरीके से अल्ट्रा वायलेट की भी आप ना रेंज फाइंड आउट कर सकते हो विजिबल लाइट की। 0.75 10⁻4 विजिबल के केस में। यहां से इसको जब आप सोल्व करोगे 5 × 10⁻3 ओंगस्टोम, तो ये लगभग इसके नेबरहुड में आ रहा है। अब अल्ट्रा वायलेट के केस में जो अगर आप फाइंड आउट करते हो, अल्ट्रा वायलेट के केस में आपको फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है, तो आपको इसकी ना लोअर और अपर रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे हमने इंफ्रारेड और विजिबल रेंज के लिए फाइंड आउट किया है। सिमिलरली आप ना एक्सरेज के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर आप इसके बेसिस पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ना कौन कौन से आंसर मैच करेंगे?
एक्सरे के लिए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इंफ्रारेड के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, विजिबल के लिए आपको ये मिलेगा थर्ड ऑप्शन, और अल्ट्रावायलेट के लिए आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। और इस फॉर्मूला के बेस पे हमने इंफ्रारेड लाइट की लोअर लिमिट फाइंड आउट कर लिया, हमने विजिबल लाइट की भी लोअर वेवलेंथ और अपर वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही आप ना अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज की भी ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, और जब आप उनको फाइंड आउट करोगे तो आपको ना रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। तो ये दोनों अल्ट्रावायलेट और एक्सरे आपने खुद से ट्राई करने हैं एक बार। ये फॉर्मूला है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप है। लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको लोअर वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अपर फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको अपर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है अल्ट्रावायलेट के केस में। ऐसे ही एक्सरेज के केस में ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए भी एक लोअर वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी और ये अपर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बेसिकली लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए तो आपको अपर वेवलेंथ मिलेगी और अपर फ्रीक्वेंसी के लिए लोअर वेवलेंथ मिलेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसके बेसिस पे यानी कि ये लोअर वाली वैल्यू है, इसको तो आपने अपर वैल्यू लिखना पड़ेगा और अपर वैल्यू को आपने लोअर वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के रिवर्स ऑर्डर एग्जिस्ट करता है ना वेवलेंथ का। सो आपने इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनके बेसिस पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आपने वो भी ट्राई करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का कंटेंट और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, जो भी कंसेप्ट उनमें यूटिलाइज हुए हैं आपने उनको अच्छे से समझा होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और उस डाउट को डिस्कस कर सकते हो। अगर आप चैनल पे ना फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपने ना बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो आज का सेशन हमारा यहीं के पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।